हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन क्लासेस। इस वीडियो में हम इंटर परीक्षा 2026 के लिए हिंदी काव्य खंड जितने भी पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन को एक वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। चैप्टर 1 से लेकर 13 तक काव्य खंड में जितने भी 2011 से लेकर 2025 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, आपको सभी क्वेश्चन इस एक वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन एग्जाम 2026 में यहीं से पूछे जाएंगे। और हाँ, अगर आपको ये वाला जो पीडीएफ चाहिए तो हमको कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको दे देंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहला चैप्टर है काव्य खंड में वो है कड़बक। और कड़बक के कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन है कड़बक किन की रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है कड़बक। ये आपको याद कर लेना है। अगला सवाल है इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जायसी। जिनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, उन्हें प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। अगला सवाल है जायसी किस शाखा के कवि हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेम मार्गी शाखा के कवि है मलिक मोहम्मद जायसी। अगला सवाल है चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मलिक मोहम्मद जायसी। चित्ररेखा जो है ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। अगला सवाल है जायसी की रचना निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कड़बक। ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। अगला सवाल है जायसी किस भाषा के कवि थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवधी भाषा के कवि थे। मलिक मोहम्मद जायसी अवधी भाषा के कवि थे। तो चैप्टर नंबर 1 कड़बक से अभी तक एग्जाम में 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सभी क्वेश्चन आप लोग याद कर कर जरूर जाइएगा। अब अगला जो चैप्टर है वो है पद। और ये पद जो है किसका? ये सूरदास का पद है। और इससे जो है पहला क्वेश्चन पूछा गया है सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रज भाषा के कवि हैं सूरदास जी। अगला सवाल है हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरदास को हिंदी साहित्य का कवि कहा जाता है। अगला सवाल है सूर सागर के कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरदास सूर सागर के कवि हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो आपको याद रखना है कि यह सूरदास के पद से लिया गया है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन कवि सगुन भक्ति धारा के हैं? सगुन भक्ति धारा के कवि कौन है? तो सूरदास जी हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। तो अभी तक एग्जाम में चैप्टर नंबर 2 जो सूरदास का पद है उससे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोग ये सभी क्वेश्चन याद कर जाइएगा। चैप्टर 3 है पद, और ये पद है तुलसीदास का पद। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है बरवे रामायण किन की रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुलसीदास की रचना है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रत्नावली। ये तुलसीदास की पत्नी थी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरहरिदास। ये तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे। अगला सवाल है तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भक्ति काल के कवि हैं तुलसीदास जी। अगला सवाल है तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राम बोला। राम बोला तुलसीदास के बचपन का नाम था। अगला सवाल है गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे कवि हैं? तुलसीदास का पूरा नाम है गोस्वामी तुलसीदास। तो ये हिंदी के कैसे कवि हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वच्छंद महाकवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। अगला सवाल है
क्वेश्चन नंबर 7, गीतावली किन की रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुलसीदास की रचना है गीतावली। अगला सवाल है, नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो यह जो लिया गया है तुलसीदास के पद से लिया गया है, जिसमें तुलसीदास कहते हैं नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई, यानी कि तुलसीदास जो है भगवान राम का नाम लेकर अपना पेट भरते हैं, इस पंक्ति में तुलसीदास कहते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी का समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुलसीदास को। अगला सवाल है, तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामचरितमानस। ये तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। और आपको जो है कमेंट में बताना है कि रामचरितमानस को लिखने में कितना समय लगा था। अगला सवाल है, किस कवि का मूल नाम राम बोला है? राम बोला जो है ये तुलसीदास का मूल नाम है। और राम बोला नाम जो है रखाया कैसे तुलसीदास का? क्योंकि तुलसीदास जी जो है वो राम भगवान के भक्त थे, इसलिए तुलसीदास का नाम है राम बोला, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, तुलसीदास का तुलसीदास का जो है अस्थाई निवास स्थान कहाँ था? अस्थाई निवास स्थान यानी कि तुलसीदास जी कहाँ रहते थे? तो आपको याद रखना है तुलसीदास जी काशी में रहते थे, ऑप्शन बी। तो अभी तक जो एग्जाम में तुलसीदास के पद से टोटल 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको ये सभी प्रश्न याद कर लेना है। अगला है चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है छप्पय, और छप्पय के कवि का नाम है नाभादास, ये आपको याद कर लेना है। इसमें पहला सवाल पूछा गया था, भक्तमाल किनकी रचना है? तो आपको याद रखना है ये नाभादास की रचना है भक्तमाल। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वृंदावन। नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था, यानी कि नाभादास जी जो है अपना रचना जो है कहाँ से करते थे? तो वृंदावन से करते थे। अगला सवाल है, नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी अग्रदास। स्वामी अग्रदास नाभादास के दीक्षा गुरु थे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, छप्पय के कवि है? तो छप्पय के कवि कौन है? नाभादास जी है, आपको याद रखना है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, नाभादास किसके समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुलसीदास के समकालीन। नाभादास जी जो है ये तुलसीदास के समकालीन माने जाते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, नाभादास किस प्रकार के भक्त कवि थे? तो आपको याद रखना है कि सगुनोपासक राम भक्त कवि थे नाभादास जी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, छप्पय क्या है? छप्पय जो है क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छप्पय एक छंद है, ये आपको याद रखना है। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है कवित्व, और ये जो कवित्व के कवि का नाम है भूषण, ये आपको याद रखना है। इसमें पहला सवाल पूछा गया है, भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वीर रस। भूषण की कविता में वीर रस पाया जाता है, इसमें जो वीरता का बखान किया गया है। अगला सवाल है, शिवाजी के पुत्र का नाम था? शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? तो साहू जी था, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? तो रीति काल के कवि माने जाते हैं भूषण जी, आपको याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? ये जो भूषण है इनको भूषण नाम किसने रखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा रुद्रशाह ने भूषण का नाम रखा था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, तेज तम हंस पर कन जिमी कंस पर जयो मलेच्छ वंश पर शेर सुराज है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो आपको याद रखना यह जो कवित्व से लिया गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, शिव बाविनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? तो 52। आपको ट्रिक से याद रखना है, शिव बावनी कहने में लगता है बावनी मतलब 52, तो शिव बावनी में जो है कितने हैं? तो 52 है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है भूषण की कविता निम्न में से कौन है? भूषण की कविता कौन है? तो कवित्व, ये जो है भूषण की कविता है। अगला सवाल है रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे? रत्नाकर त्रिपाठी जो है किस कवि के पिता थे? तो भूषण के। भूषण के पिताजी का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी, आपको याद रखना है। तो अभी तक चैप्टर नंबर 5 से जो है कवित्व से अभी तक 8 ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है तुमुल कोलाहल कला में, और इस कविता के कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। ये आपको याद कर लेना है क्योंकि काव्य जो लेखक होते हैं उनसे जो है ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला इसमें पहला सवाल पूछा गया है जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कामायनी। कामायनी जो है ये जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। अगला सवाल है जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ध्रुव स्वामिनी, ये जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है। अगला सवाल है तुमुल कोलाहल कला में किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद की रचना है तुमुल कोलाहल कला में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कामायनी। ये जो तुमुल कोलाहल कला में जो है ये कामायनी से ही लिया गया है, आपको याद रखना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। झरना जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला सवाल है जयशंकर प्रसाद की कविता निम्न में से कौन है? जयशंकर प्रसाद की कविता कौन है? तो तुमुल कोलाहल कला में, ये जयशंकर प्रसाद की कविता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन कवि छायावादी है? यानी कि छायावादी कवि किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद को छायावादी कवि कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है कामायनी महाकाव्य में कामायनी कौन है? ये जो कामायनी है ये कौन है? तो ये एक श्रद्धा है, यानी कि जो इस चैप्टर में श्रद्धा की चर्चा किया गया है वही है। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है पुत्र वियोग, और पुत्र वियोग की कवित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। इसे एक स्त्री ने लिखा है, आपको याद रखना है, जिनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। इसमें पहला सवाल पूछा गया है पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। अगला सवाल है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो 1904 में हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? तो ठाकुर रामनाथ सिंह सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री और सहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है ये वर्ग 9 तक की पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद अपनी शिक्षा को अधूरी छोड़कर जो है ये जो है वो सहयोग आंदोलन में कूद पड़ी, उसमें जो है शामिल हो गई। अगला सवाल है सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? तो एक कार दुर्घटना में जो है सुभद्रा कुमारी चौहान का जो है निधन हुआ था, आपको याद रखना है। अगला सवाल है मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुत्र वियोग से। इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती है कि मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास नहीं आया, क्योंकि इस चैप्टर में जो है ये जो कवित्री है
उनका बेटा जो है खो जाता है, जो यानी कि यहाँ खिलौना बोला गया है बेटा को, उनका जो है इसके बेटा का निधन हो जाता है। तो जो है वही कहते हैं कि मेरा खोया हुआ जो बेटा है अब तक मेरे पास नहीं आया। अगला सवाल है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ है हुआ, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म स्थान बताना है कि वो जो है कहाँ रहते थे। तो वो जो है इलाहाबाद में रहते थे। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता निम्न में से कौन है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी पुत्र वियोग, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था। तो आपको याद रखना है लक्ष्मण ठाकुर लक्ष्मण सिंह सुभद्रा कुमारी चौहान के पति थे। तो अभी तक पुत्र वियोग से एग्जाम में 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप जब ये सभी क्वेश्चन याद कर लेंगे तो आपसे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता है। चैप्टर नंबर 8 है जिसका नाम है उषा, और ये जो उषा जो कविता है इनके कवि का नाम है शमशेर बहादुर सिंह। तो उषा चैप्टर के कवि का क्या नाम है, शमशेर बहादुर सिंह, आपको याद रखना है। पहला सवाल पूछा गया है प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उषा। प्राकृतिक वर्णित यानी कि किस कविता में प्राकृतिक का वर्णन किया गया, उषा चैप्टर में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है। तो कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है सुकून की तलाश में किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। अगला सवाल है उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो शमशेर बहादुर सिंह है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। तो यह पंक्ति जो है उषा चैप्टर से लिया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1978 में किया था। अगला सवाल है राख से लिपा हुआ चौका, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उषा चैप्टर से लिया गया है। तो अभी तक उषा चैप्टर से एग्जाम में 7 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है जन जन का चेहरा एक। इनके कवि का नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। तो जन जन का चेहरा एक के कवि कौन है, गजानन माधव मुक्तिबोध है। इसमें पहला सवाल पूछा गया है एग्जाम में मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सयोपुर में है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध है। ऑप्शन बी। अगला सवाल है मुक्तिबोध का जन्म स्थल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म हुआ था। अगला सवाल है गजानन माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन 2 प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के संसर्ग में आए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद के। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई बहती हुई जिंदगी की धारा एक, यह पंक्ति किस कविता शीर्षक से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जन जन का चेहरा एक से ये लिया गया है। अगले सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है। तो अभी मैंने आपको शुरू में बताया गजानन माधव मुक्तिबोध का पूरा नाम है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, साम्यवादी किससे लड़ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पूंजीवादी से। साम्यवादी पूंजीवादी से लड़ रहा है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो यह जन जन चेहरा एक की है। अगला सवाल है कमायनी एक पुनर्विचार शीर्षक रचना किसकी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गजानन माधव मुक्तिबोध की है। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है अधिनायक,
और अधिनायक के कवि हैं रघुवीर सहाय, ये आपको याद रखना है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था अधिनायक चैप्टर से कि कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था, कवि रघुवीर सहाय के पिताजी का क्या नाम था, तो हरदेव सहाय था। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है लोग भूल गए हैं किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रघुवीर सहाय की रचना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आत्महत्या के विरुद्ध। यह जो चैप्टर है ये अधिनायक यह जो है आत्महत्या के विरुद्ध रचना से लिया गया है। अगला सवाल है रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लखनऊ में इनका जन्म हुआ था। अगला सवाल है अधिनायक किस कवि की रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रघुवीर सहाय की है। अगला सवाल है अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है यह कविता। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है, तो यह जो है रघुवीर सहाय की रचना है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है रघुवीर सहाय की कविता निम्न में से कौन है, तो कौन है, तो अधिनायक है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, हर चरना किस कविता का पात्र है, तो हर चरना जो है अधिनायक कविता का पात्र है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, कमोदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रघुवीर सहाय ने किया। तो अभी तक अधिनायक चैप्टर से टोटल 10 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। मैं आपको फिर से बता देता हूं कि अगर आपको इस का पीडीएफ चाहिए ये क्वेश्चन का, तो हमको कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपको पीडीएफ जरूर दे देंगे। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है प्यारे नन्हे बेटे को, जिनके कवि है विनोद कुमार शुक्ल जी। आपको याद रखना है इसमें पहला सवाल पूछा गया है विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है, तो रायपुर छत्तीसगढ़ है। अगला सवाल है प्यारे नन्हे बेटे को के कवि कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। अगला सवाल है प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है, तो भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, विनोद कुमार शुक्ल की किस रचना पर मनी कौल ने फिल्म बनाई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नौकर की कमीज पर जो है मनी कौल ने फिल्म बनाई थी। तो अभी तक जो है प्यारे नन्हे बेटे को कविता से एग्जाम में टोटल 4 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है हार जीत। हार जीत के कवि का नाम है अशोक वाजपेयी। आपको याद कर लेना है। इसमें पहला सवाल पूछा गया है किसकी विजय हुई सेना की कि नागरिकों की पंक्ति किस पाठ से ली गई है, तो यह जो है हार जीत से ही लिया गया है। अगला सवाल है अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सागर मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, हार जीत किस प्रकार की रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गद्य कविता। हार जीत जो है यह किस प्रकार की रचना है, तो यह जो है गद्य कविता की रचना है। अगला सवाल है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1941 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा था, वो जो है सड़क सींच रहा था, सड़क पर पानी डाल रहा था। ऑप्शन ए। अगला सवाल है हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कहीं नहीं वही। हार जीत जो है यह जो है कहीं नहीं वहीं से ली गई है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है इसमें क्वेश्चन नंबर 7, हार जीत शीर्षक गद्य कविता के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार कौन है, अशोक वाजपेयी है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है
इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक वाजपेयी की रचना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली में रहकर किया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति निम्न में कौन रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक वाजपेयी रह चुके हैं। अगला सवाल है समय के पास समय शीर्षक रचना किसकी है? तो ये भी जो है अशोक वाजपेयी की रचना है। तो अभी तक जो है इस चैप्टर से 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको ये सभी प्रश्न याद कर लेना है। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 13, गांव का घर। गांव का घर कविता के कवि का नाम है ज्ञानेंद्रपति, ये आपको याद करना है। अगला सवाल, इसमें पहला सवाल पूछा गया है गांव के घर में पंचायती राज में क्या खो गए हैं? तो पंच परमेश्वर, पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो गए हैं। अगला सवाल है ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर रहे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काराधीक्षक के पद पर रह चुके हैं। अगला सवाल है ज्ञानेंद्रपति की कविता कौन है? ज्ञानेंद्रपति की कविता कौन है? तो गांव का घर, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कवि ने कहा क्या है? कवि ने कहा ये क्या है? तो यह एक कविता संग्रह है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह की है? ये जो गांव का घर है शीर्षक कविता, ये किस शीर्षक कविता से लिया गया है? तो आपको याद रखना है कि यह संशयात्मा से लिया गया है। अगला सवाल है गांव का घर का कवि कौन है? गांव का घर कविता के कवि कौन है? ज्ञानेंद्रपति है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, सर्कस का प्रकाश बउवाला शहर से कितनी दूर से आने वाला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 कोस दूर से आने वाला है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो यह जो है गांव के घर से लिया गया है। अगला सवाल है ज्ञानेंद्रपति का जन्म स्थल कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुर्गा छत्तीसगढ़ में है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, कवि ने कहा शीर्षक रचना किसकी है? तो यह रचना ज्ञानेंद्रपति की है, आपको याद रखना है। तो अभी तक चैप्टर नंबर 13 गांव के घर से एग्जाम में टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं और यही क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो ये था चैप्टर 1 से लेकर 13 तक के काव्य खंड जो मैंने आपको करा दिया। अगर आप यहाँ तक पूरा वीडियो देख चुके हैं तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप ये वीडियो पूरा देख लिए हैं तो आपका एक भी सवाल जो है एग्जाम में इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए जो प्रतिपूर्ति से जो सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में हम वो भी कर लेते हैं। तो अब हम जो है प्रतिपूर्ति को देखने वाले हैं जहां से एग्जाम में जो है कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रतिपूर्ति में जो है पहला चैप्टर है जो है रस्सी का टुकड़ा। इसमें आपको 3 ही चैप्टर पढ़ना है, जिसमें पहला चैप्टर है रस्सी का टुकड़ा, जिनके कवि है गाई डी मोपासा। रस्सी के टुकड़ा के कवि कौन है? गाई डी मोपासा। पहला क्वेश्चन है 1870 से 1890 ईस्वी के बीच गाई डी मोपासा की कहानी की कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 300 पुस्तकें जो है प्रकाशित हो चुकी है। अगला सवाल है अपने लेखन में मोपासा ने कैसे समाज के चाल चरित्र को बेपर्द किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुर्जुआ वर्ग के। अगला सवाल है किसका बटुआ बेंजेबिल सड़क पर गिर गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैत्र हुलब्रेक का बटुआ जो है गिर गया था। अगला चैप्टर है प्रतिपूर्ति में क्लर्क की मौत, जिनके लेखक है अंतोन चेकव। आपको याद रखना है पहला क्वेश्चन है अंतोन चेकव की कहानी है। अंतोन चेकव की कहानी है क्लर्क की मौत, आपको याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2,
क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का क्या नाम है? तो आपको याद रखना इवान टमीचित्र चेखोव है क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का नाम। अगला सवाल है क्लर्क की मौत इसके लेखक कौन है? अनतोम चेखव है। अगला सवाल है क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अंतिम पार्थी से बात करके कहाँ जाने के लिए मुड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निजी कमरे की ओर जाने के लिए मुड़ा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, चेकोव किससे माफी मांगने गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिजालोव से माफी मांगने गया था। अगला जो चैप्टर है वो है पैसगी। इसमें जो प्रतिपूर्ति में 3 ही चैप्टर है और ये लास्ट चैप्टर है पैसगी, जिनके लेखक हैं हेनरी लोपेज हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है ये जो पैसगी है यह क्या है? तो पैसगी जो है यह एक प्रतिपूर्ति है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है पैसगी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो ये जो हेनरी लोपेज है और इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? पैसगी का ऑप्शन ए हो जाएगा, हेनरी लोपेज हो जाएगा। अगला सवाल है फ्रेंका की आया कौन थी? फ्रेंका की आया कौन थी? तो कारमेन था, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। तो ये था संपूर्ण काव्यखंड और जो प्रतिपूर्ति है वो जो मैंने आपको पूरा एक वीडियो में करा दिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे मेहनत के लिए इस हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको इस चैनल पर बहुत ही अच्छे वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए ऐसे ही आते रहेंगे। धन्यवाद।